दोस्तों, मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। अब जबकि बिहार के इलेक्शन का शंखनाद हो चुका है, तो अगर भारतवर्ष में कोई भी इंसान रहता है तो थोड़ा ना थोड़ा पॉलिटिक्स तो होती ही होती है। और मुझे लगता है कि आज जो बिहार का स्थिति है उसके ऊपर में मैं भी थोड़ी सी चर्चा करूं। इसलिए मैं जो बिहार का पूरा कंसेप्ट है वो आपके बीच लेकर के आया हूं। मैं बिहार को 3 फेज में पूरा बांटा हूँ। पहला फेज है 1990 के पहले का फेज, दैट मीन्स 1947 से लेकर के 1990 का फेज। दूसरा फेज 1990 से लेके 205 का फेज, जिसको लालू राज या जंगल राज भी कहा जाता है। और तीसरा 2005 से लेकर के 2020 का फेज। मैं 2005 से लेकर के 2020 के फेज को वापस से 2 भाग में बांटा हूँ। पहला फेज है सुशासन 2005 से लेकर के 2010, और दूसरा है कुर्सी राज 2010 से लेकर के 2020। मैं इन तीनों चीज़ों को या तीनों जो टाइम पीरियड है उसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। फिर करंट सिचुएशन पे आएंगे और फिर आइडियली मेरे हिसाब से लोगों को क्या करना चाहिए हम उसकी बात करेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा। दूसरा, मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तो सही वे में आप उसके ऊपर में अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं और आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। तीसरा, कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, लेकिन जो कुछ भी करें वो यूट्यूब के चैनल पे ही करें। तो दोस्तों, जब हम 1947 से बात करते हैं और 1990 की तरफ बढ़ते हैं तो उस बीच में बहुत सारी सरकारें आई। कुछ कम समय के लिए थी, कुछ ज़्यादा समय के लिए थी, वो आती रही जाती रही। और फाइनली 1947 में अगर आप देखेंगे तो पाटलिपुत्रा और पटना जो टॉप 10 सिटी में आया करता था, वो धीरे धीरे गिरते गिरते 1990 तक पहुँचते पहुँचते लगभग टॉप 100 में आ गया। दैट मीन्स उसके ग्राफ काफ़ी नीचे गिर चुके थे, ट्रेड लगभग ख़त्म हो चुकी थी। और 1990 से पहले बिहार में माइग्रेशन पुरजोर चालू था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन दिल्ली और कलकत्ता में हुआ है, और जो मोस्टली लेबर क्लास का हुआ है। और यही कारण है कि अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ, तो पहला चीज़ लोगों के दिमाग में आता है कि शायद लेबर होगा। लोग पूछते हैं किस फैक्ट्री में काम करते हो, बिकॉज उस समय की मेंटलिटी यही थी। दूसरा फेज जो 1990 से लेके 2005 तक का आया है, जिसमें कि बेसिकली लालू राज और उनके फैमिली के लोगों ने राज्य किया, जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे। यह वह फेज था जब बिहार में गुंडागर्दी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पूरा का पूरा छा चुका था। और यह वह फेज है जहाँ पे एजुकेटेड क्लास, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन अगर एजुकेटेड क्लास का बिहार से कहीं बाहर हुआ है तो 1990 से लेकर 205 तक का हुआ है। लेकिन यह पास्ट है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यह जग जाहिर है और पूरी दुनिया जानती है। 2005 में जब नीतीश कुमार इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो लोगों को यह लग रहा था कि बिहार की हालत बहुत बदतर हो चुकी है और मुझे एक सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत है। और उस सब्स्टिट्यूट में नीतीश कुमार जी का नाम सबसे ऊपर में आया। और जब ये चुनाव लड़ते हैं तो 2005 में जेडीयू को 88 सीट्स मिले थे, साथ में बीजेपी को 55 सीट मिला। आरजेडी का ग्राफ काफ़ी नीचे आ चुका था और 54 सीट मिला था। और उस समय में एक छोटी पार्टी एलजेपी की हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने इसको साइड में इसलिए रखा है बिकॉज हम इसको अलग से बात करना चाहते हैं, जिसको 10 सीट मिले थे। तो आउट ऑफ 243, 88 प्लस 55 मिला के जेडीयू एंड बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाया। अब चूंकि उसके 15 साल पहले तक का अगर आप इतिहास देखते हैं तो इतने कीचड़ वहाँ पे फैल चुके थे कि अगर उसमें छोटा सा झाड़ भी निकलेगा तो लोगों को ये समझ में आया कि अरे तो कमल ही निकल रहा है, और लोग खुशी से पागल हो गए। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट आए, कुछ लोकल गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट थे, रोड्स बननी शुरू हो गई। उसके पहले बहुत दयनीय हालत थी। आप अगर 50 किलोमीटर दूर जाने का है तो आपको 5 से 6 घंटे लगते थे। ये सिचुएशन 2005 के बाद में जब नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो सिचुएशन पूरा का पूरा चेंज होना शुरू होता है, और अब 50 किलोमीटर आप 1.5 आवर्स मैक्सिमम 2 आवर्स में पहुंच सकते थे। धीरे धीरे हालत ऐसी होनी शुरू हो गई
कि बिहार मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब बिहार हो गया। और नीतीश कुमार जी को यह लगना शुरू हो गया कि आज के डेट का अगर कोई बेस्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया में है तो वह मैं हूँ, अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल कोई कैंडिडेट है अगर तो वह मैं हूँ। जबकि अगर हम बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो उनके पास में हार्डली 36% सीट थे। अब चूंकि यहाँ से घमंड थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया और जो 2010 का इलेक्शन होता है उसमें बीजेपी के साथ लड़ते हुए जेडीयू के बल्ले बल्ले हो गए और उसको 115 सीट मिलते हैं, बीजेपी को 91 सीट मिलते हैं और आरजेडी का ग्राफ गिर जाता है, वो 22 पे आ जाता है। और यहाँ से नीतीश जी को लगना शुरू हो गया कि किंग मेकर मैं हूँ। लेकिन अगर आप रियलिटी देखना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में भी उनको 50% बिहार विधानसभा का सीट नहीं मिला था। जरूरत 122 की थी, उनके पास 115 सीट थे, मतलब 7 सीट अभी भी कम थे। और इस 5 साल में चूंकि इनके पास 115 सीट थे और घमंड बढ़नी शुरू हो गई कि मैं हूं तो बिहार चल रहा है, मेरे सामने कोई लीडर नहीं है। लालू जी धीरे धीरे चारा घोटाले के चक्कर में अंदर बाहर का चक्कर शुरू हो चुका था। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि इस घमंड में इनको यह लगने लग गया कि मैं किसी को भी लेके साथ में बढ़ूं अगर तो मैं अपनी सरकार बना सकता हूं। और इसलिए 2015 के इलेक्शन में ये जेडीयू के साथ जाते हैं। जेडीयू के साथ जाने से क्या होता है कि लोगों को यह लगता है कि अगर मुझे वापस लालू राज ही देखने का है तो मैं आज इनको खुल के क्या समर्थन करूं। माई एम वाई का समीकरण काम कर जाता है और जेडीयू 22 सीट से बढ़ के 80 सीट पे चला जाता है, जबकि आरजेडी 22 सीट से बढ़ के 80 सीट पे चला जाता है, जबकि जेडीयू का ग्राफ गिर करके 115 से 71 पे आ जाता है और लगभग 29-30% सीट से अब यह सरकार चलाना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस पूरे नंबर पे गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 15 साल तक जो आदमी चीफ मिनिस्टर बन के रहा, जिस पार्टी की सरकार रही, उसको बिहार की जनता ने कभी भी मेजोरिटी में वोट नहीं दिया। उसको 50% सीट 15 साल के अंदर में नहीं मिल पाए। और हम सुशासन की बात करते हैं। अब क्या होता है, सरकार तो बन जाती है जेडीयू के साथ में। अब धीरे धीरे इनको यह लगना शुरू हुआ कि मैं जिसके साथ गया था उसने अपना वोट परसेंटेज तो मेरे में ऐड नहीं किया, लेकिन मेरे वोट परसेंटेज को काटना शुरू कर दिया। और अगर मैं इसके साथ में 5 साल तक कंटिन्यू कर लेता हूं तो यह आदमी मेरे वोट परसेंटेज पूरा खा जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर आता है वो मोस्टली सवर्णों से आता है। जो इनका समीकरण है वो दूसरा समीकरण है और इसलिए इनको बीजेपी से डर नहीं थी, लेकिन आरजेडी से डर शुरू हो गया कि अगर इसने मेरा पूरा का पूरा वोट काट लिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और इसलिए चाहते या न चाहते हुए इन्होंने आरजेडी को तलाक दे दिया और तलाक दे करके ये वापस से बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। अब हम बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी जिसको 2005 में 55 सीट्स मिले थे, 2010 के जो तूफान आया था उसमें बढ़ के 91 सीट जाता है। लेकिन जब यह जेडीयू से अलग होकर के इलेक्शन लड़ने को जाते हैं तो यह सीट गिर के 53 पे हो जाती है। दैट मीन्स कि अब एक कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे ऐसा खड़ा होना शुरू हो गया जिसको कि आप अंडर कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि अगर मैं अकेला लड़ने को जाऊं तो मैं यहाँ जीत ही नहीं सकता हूँ। और यही कारण है कि आज के डेट में यह जानते हुए भी कि नीतीश जी का आधार काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, बीजेपी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब हम आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि एक प्रॉपर नेता है नहीं। जो अच्छे लोग थे वो धीरे धीरे पार्टी से निकलने शुरू हो गए, परिवारवाद में यह पार्टी फंसने शुरू हो गई और जिसकी इमेज शुरू से खराब रही है। इसलिए जो उनके कट्टर समर्थक थे वे भी आज इस स्थिति में नहीं है कि वे खुलकर बोल सके कि मैं आरजेडी को ही सपोर्ट करूंगा या फिर आरजेडी की सरकार बनेगी।
तो एक रोड मैप होता है। 15 साल में विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए ऐसा कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया गया है, जिससे कि यह कहा जाए कि अगर इस आदमी को अगर दोबारा से सत्ता दी जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ा काम करके हमारे स्टेट के लिए जाएगा। और लास्टली एलजेपी की बात करते हैं, तो एलजेपी में 10, 3, 2 सीट का ग्राफ धीरे-धीरे गिरना शुरू हो गया। लेकिन आज के दिन में चिराग पासवान ने जो एक्शन लिया है कि वो कहते हैं कि मेरे पापा जाने से पहले मुझे यह कह के गए कि हमें अकेले लड़ने का है और मैं अकेले लड़ूंगा। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि आज हो सकता है कि बहुत बड़ा फायदा नहीं हो, लेकिन अगर अकेले की बात करें तो सीट का ग्राफ 100% 2 नहीं, 3 नहीं, 10 से भी ऊपर आने का है, क्योंकि चिराग पासवान में दम है, एक करिस्मेटिक लीडर है वो बोलना जानते हैं, लोगों को संभालना जानते हैं, और साथ में जातिगत समीकरण भी उनके साथ में बैठा हुआ है। तो इस तरह से ये कहीं न कहीं अपने आप को सेट करने की कोशिश करेंगे। इस इलेक्शन में कितना फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 5 साल के बाद जो इलेक्शन होएगी, उसमें 100% ये पार्टी अगर किंग नहीं बन पाया, तो किंग मेकर की भूमिका में रहेगा। इसके अलावा कुछ नई-नई पार्टियाँ बिहार में आई है, जो भी एग्रेसिवली मार्केट में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको भी जीत का उम्मीद है। जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर हम इन 3-4 लोगों की बात कर लिए और नई-नई पार्टियाँ जो सामने खड़ी है, उनकी बात करें अगर, तो हमें यह लगता है कि बिहार में आज के दिन में, इवन दो पूरी दुनिया कहती है कि बिहार बचपन से बिहारी लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स खत्म होती है, बिहारी पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार के अंदर आज के दिन में एक भी नेता नहीं है। कुछ कुर्सी पकड़ के बैठने वाले लोगों की बात अगर मैं छोड़ दूं, तो बैकअप में कोई भी स्ट्रांग लीडर नहीं है, और जो कोई भी स्ट्रांग लीडर आज तक समझ में आया करते थे, धीरे धीरे उनको हाशिए पे लाके रख दिया गया है। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब लगता है कि बिहार भगवान भरोसे ही चलने वाला है, बिहार का जो हालत है वो एक ज़माने में पाटलिपुत्र पूरे इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, हर राजा का ख्वाब हुआ करता था कि मेरी राजधानी पाटलिपुत्र होना चाहिए। अगर हमको वह गौरव फिर से प्राप्त करने का है, तो हमें पॉलिटिक्स में न फंस करके पॉलिटिशियंस के साथ फंसना पड़ेगा। और जिस तरह से ये टुकड़े टुकड़े में हमारे साथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कि दलित, महादलित और हर कास्ट का सब कास्ट बनना शुरू हो गया है, तो हम लोग को भी यह चाहिए कि एक मुश्त वोट एक पार्टी को न दे करके हम लोग हर पार्टी में वोट बांटना शुरू करें। हम बंदर बांट कर दें, और जब बंदर बांट करेंगे तो इनको सरकार बनाने के लिए जो यत्न करने पड़ेंगे, जो प्रयत्न करने पड़ेंगे, जो कोशिश करनी पड़ेगी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आइदर ये बिहार की छवि को वापस से लेकर के आएंगे, या इनकी सरकार हर 6 महीने में गिरती रहेगी। पब्लिक पे लोड आएगा, लेकिन हम अगर यह नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लोड के अलावा आ ही क्या रहा है। आज 15 साल के बाद में बिहार के किसी भी सड़क को ले लो आप, नेशनल हाईवे को छोड़ करके बाकी जितने भी सड़क है, चाहे स्टेट के अंदर की स्टेट हाईवे हो या सिटी के अंदर का रोड हो, वो वापस से खेत की तरह हो चुका है। समझ में नहीं आता आप रोड पे चल रहे हो या गड्ढे पे चल रहे हो, रोड पे गड्ढा है या गड्ढे पे रोड है। और इसलिए जनता को जात पात के ऊपर उठ करके लोगों को यह देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जितने भी लोग हमारे यहाँ से खड़े हैं चुनाव में, जिनको भी किसी भी पार्टी ने चुनाव चिन्ह दिया है या निर्दलीय हैं, उसमें से कौन ऐसे हैं जो मेरे सुख और दुख दोनों समय में मेरे साथ खड़े रहेंगे। उसमें से ऐसा कौन आदमी है जो विकास की बात करेगा, उसमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो 21वीं सदी का बिहार बनाने की बात करेगा, और हमको उसको वोट देना चाहिए। क्योंकि आज आप जात पात और बाकी चीज़ों में फंस करके अपना वोट खराब कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। वह अपने घर वालों से पूछेगी, पापा दादा, अगर आपको लगता था कि सरकार में दम नहीं थी तो आपने क्या सोच के उसको वोट दिया। तो इसलिए हमें इस इलेक्शन में खुले दिमाग से काम करने का है, अपना फ़ायदा देखने का है, राज्य का फ़ायदा देखने का है, राज्य का विकास देखने का है, राज्य का इमेज और इज्जत देखने का है, और उसके हिसाब से वोट देने का है। नहीं तो जिस तरह से बिहार में
लोग माइग्रेशन का एक दौर से आज से 25 साल 30 साल से गुजर रहे हैं। या माइग्रेशन का दौर ख़त्म नहीं होगा। हर स्टेट में लोग भागते रहेंगे और वो फुटबॉल की तरह रहेंगे। ना वो घर के रहेंगे, ना वो घाट के रहेंगे, वो बीच मैदान में खेलते रहेंगे। बिकॉज़ वहाँ का लोग उनको अपना मानने को तैयार नहीं होगा और यहाँ वाले उसको अपना नहीं मानेंगे और वह आदमी कहीं का नहीं रहेगा। अगर आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो दोस्तों, वोट उसी को देने का है जो आपको कुछ दे करके जाएगा, जो आपके विकास की बात करेगा, जो आपके गौरव की बात करेगा। नहीं, भूल जाइए।